नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुबह क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश AGTA में जो मैंने प्रगति बैच लॉन्च कर रखा था। आज हम उसमें MCQ सीरीज वाला 31वां क्लास पढ़ने वाले हैं और इस 31वें क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम मक्का और राइस से संबंधित जो MCQ सीरीज होगी, MCQ वाले जो क्वेश्चन होंगे उनका हम यहाँ पर अध्ययन अध्यापन करने का काम करेंगे। मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले बता देता हूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स की खासियत की बात करें तो इस कोर्स के अंदर यहाँ पर दिए गए जो सभी सब्जेक्ट्स हैं, ये सभी सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट हैं जो आप BSc एग्रीकल्चर करते समय पढ़ते हो और इस कोर्स के अंदर आपको ये सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको अच्छे तरीके से पढ़ाए जाएंगी। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसका आपको PDF नोट्स भी दिया जाएगा। ये जो आपको PDF नोट्स मिलेगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मिलेगा। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके मात्र 1000 रुपये का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हैं। बाकी कोर्स से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए मेरा WhatsApp नंबर है 9792771793। मेरे इस WhatsApp नंबर से आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है वो सभी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू NI Babilo 1926 which region are regarded as the primary center of origin for cultivated rice। कह रहा है कि NI Babilo के अनुसार किन क्षेत्रों को खेती वाले चावल का प्राथमिक उत्पत्ति स्थान माना जाता है। ऑप्शन क्या क्या है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं सेंट्रल अमेरिका एंड मेक्सिको। ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो मक्के का उत्पत्ति स्थान होता है। इसके अलावा इजिप्ट और सीरिया है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि जो इजिप्ट होता है यहाँ पर तो बरसीम का जन्म स्थान होता है। इसके अलावा आया इंडो और बर्मा। इंडो और बर्मा जो रीजन होता है इसी को हम कई बार साउथ ईस्ट एशिया भी कहते हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया बोल दो या फिर इंडो बर्मा रीजन बोल दो या फिर इंडिया बर्मा बोल दो, यहीं पर हमारे धान का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर A में ऑप्शन नंबर जो C होगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए बेटा यहाँ तक बात। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है which of the following is recommended as a post emergence herbicide to be applied 15 days after transplanting or at the 3-4 leaf stage in rice। कह रहा है कि चावल की रोपाई के 15 दिन बाद या फिर 3 से 4 पत्ती अवस्था में उपयोग के लिए निम्नलिखित में से किस पोस्ट इमरजेंस उगने के बाद वाले शाकनाशी का सिफारिश की जाती है। कहने का मतलब ये है कि जब हम धान की ट्रांसप्लांटिंग कर लेते हैं तो धान की ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद जो पोस्ट इमरजेंस वाले खरपतवार होते हैं उनको मारने के लिए इनमें से किस शाकनाशी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या क्या है, यहाँ पर 2,4-D सोडियम साल्ट दिया गया है, इसके अलावा ब्यूटाक्लोर दिया गया है, इसके अलावा एनिलोफॉस दिया गया है और इसके अलावा प्रेटिलाक्लोर दिया गया है। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका ऑप्शन नंबर जो A है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसको याद रखना बेटा कि जो 2,4-D होता है ये जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार को ये मारने का काम करता है और ये एक तरीके का पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड होता है। यानी कि जब हमारे खेत में खरपतवार उग जाते हैं तब उनको मारने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बेटा यहाँ पर एक लिखा है ब्यूटाक्लोर और इसके अलावा एक लिखा है एनिलोफॉस। तो ये जो ब्यूटाक्लोर है और इसके अलावा जो एनिलोफॉस है ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, इसको याद रखना कि ये दोनों के दोनों प्री इमरजेंस होते हैं। कैसे होते हैं, ये प्री इमरजेंस एप्लीकेशन होता है इनका, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड होते हैं। यानी कि उगने से पहले ही, खरपतवार के उगने से पहले ही इसको खेत में डाला जाता है। जैसे हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, अपने धान की ट्रांसप्लांटिंग करने के 24 से 48 घंटे के अंदर हमको इसको डाल देना होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक लिखा हुआ है, क्या लिखा है, प्रेटिलाक्लोर। तो ये बेटा जो प्रेटिलाक्लोर लिखा है ये एक तरीके का क्या होता है, ये एक तरीके का प्री इमरजेंस हर्बिसाइड होता है। इसको हम सेफनर के कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करते हैं। समझ गए। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द ऑप्टिमल टेम्परेचर रेंज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड फॉर द ब्लूमिंग स्टेज ऑफ द राइस क्रॉप। कह रहा है कि चावल की फसल में पुष्पन अवस्था के लिए
विशेष रूप से आवश्यक इष्टतम तापमान सीमा क्या है? यानी कि अगर धान की फसल की हम खेती कर रहे हैं और उसमें अगर फ्लावरिंग वाली स्टेज आ जाए, पुष्पन अवस्था यानी कि उसमें ब्लूमिंग हो रही है, इसी को फ्लावरिंग स्टेज भी बोलते हैं, तो उसके लिए ऑप्टिमल टेम्परेचर कितना होना चाहिए? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन यहाँ पर है 20 से लेके 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 21 से लेके 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 26.5 से लेके 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 15 से लेके 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो राइस की फसल होती है, राइस की फसल कैसे होती है? राइस की जो फेटा फसल होती है, ये हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए अच्छी होती है। किसके लिए? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए ये अच्छी होती है, यानी कि जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा रहे और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा रहे, उस कंडीशन में ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। इसके अलावा ये कैसी होती है? इसके अलावा ये शॉर्ट डे प्लांट भी होता है, समझ गए? तो इसी वजह से इसकी जो ब्लूमिंग होती है, इसकी ब्लूमिंग का जो सबसे शुद्ध टेम्परेचर होता है वो कौन सा होता है? 26.5 से लेकर 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर पर प्रॉपर तरीके से क्या हो जाता है? प्रॉपर तरीके से जो राइस है इसके फ्लावरिंग हो जाती है। समझ गए बेटा यहाँ तक? इसके अलावा एक चीज याद रखना कि यहाँ पर जो ये 20 से लेके 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है ना, तो 20 से लेके 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन याद करना कि जो राइपनिंग होती है ना, राइपनिंग जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम मैच्योरिटी भी बोलते हैं। तो राइपनिंग या फिर मैच्योरिटी के लिए 20 से लेके 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर धान के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है। इसके अलावा बेटा यहाँ पर लिखा है 21 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो इसकी अगर हम बात करें तो ये ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर होता है जो कि धान की कल्टीवेशन करने के लिए हमको जरूरत होता है। तो इसको याद रखना कि ये क्या होता है? ये एक तरह का एवरेज टेम्परेचर रेंज होता है, एवरेज टेम्परेचर रेंज रिक्वायर्ड फॉर entire life for entire life of राइस की फसल में एवरेज टेम्परेचर 21 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से हमारी जो फसल है वो ग्रो करती रहेगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं हो। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि अंडर द सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन व्हाट इज द ऑप्टिमल एज एंड सीड रेट फॉर ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग। कह रहा है कि चावल सघनीकरण प्रणाली के तहत रोपाई के लिए पौध की इष्टतम आयु और बीज दर क्या होती है? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, जब हमको पानी की बचत करनी होती है, हमारे पास सिंचाई की बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं होती है और हम ज़्यादा उत्पादन भी करना चाहते हैं, तो SRI मेथड का उपयोग किया जाता है जिसको हम सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि कितने सीड रेट की जरूरत पड़ती है 1 हेक्टेयर ट्रांसप्लांटिंग के लिए और कितना पुराना सीडलिंग हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए। ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? 14 दिन पुराना होना चाहिए और 7 से 8 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड रेट होना चाहिए, या फिर 25 दिन पुराना होना चाहिए, 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड रेट होना चाहिए, या फिर 35 दिन पुराना सीडलिंग होना चाहिए और 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसकी सीड रेट होनी चाहिए, और इसके अलावा 21 दिन पुराना और 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड रेट। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसके बारे में मैंने बेटा कई बार बताया है। 14 दिन की जो सीडलिंग होती है, 14 दिन की सीडलिंग और 7 से 8 किलोग्राम जो सीड रेट होता है वो ऑप्टिमम होता है 1 हेक्टेयर प्लांटिंग के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए बेटा? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ते हैं। अब बेटा यहाँ पर कुछ और भी चीजें लिखी गई हैं, कुछ और जो चीजें लिखी गई हैं उसको मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो 25 दिन पुराना लिख रहा है और 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो 25 दिन पुराना और 20 किलोग्राम जो होता है ये ट्रांसप्लांटेड जो हाइब्रिड राइस होता है ना, ट्रांसप्लांटेड हाइब्रिड जो राइस होता है उसका सीड रेट ये इस तरीके का होता है। समझ गए? इसके अलावा बेटा यहाँ पर जो 40 किलोग्राम लिखा है ना 35 दिन के लिए,
जो मीडियम ड्यूरेशन वाली राइस होती है, कौन सी, जो मीडियम ड्यूरेशन वाली राइस होती है, इसके लिए इस तरह के कंडीशन की जरूरत पड़ती। इसके अलावा यहाँ पर बेटा लिखा हुआ है 60 किलोग्राम। तो बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो 60 किलोग्राम होता है ये हम इस्तेमाल करते हैं किसमें, इसका हम इस्तेमाल करते हैं जब हम शॉर्ट ड्यूरेशन वाली फसल लगाते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन वाली फसल लगाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब बेटा हम शॉर्ट ड्यूरेशन वाली फसल लगाएंगे तो शॉर्ट ड्यूरेशन वाली फसल में एक समस्या होती है। समस्या क्या होती है कि इसको ग्रो करने के लिए और टिलरिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, इसीलिए इसमें टिलरिंग का क्योंकि टाइम कम होता है, इसलिए हम ढेर सारे सीड को एक ही जगह ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं, मतलब कई सीडलिंग को एक ही जगह पर लगा देते हैं। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए जो होगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि which region is considered the primary center of origin for maize supported by the discovery of fossil maize pollen। कह रहा है कि मक्का के लिए प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र कौन सा क्षेत्र माना जाता है जो जीवाश्म मक्का पराग की खोज से संबंधित है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक बहुत पुराने समय की बात है, एक जगह थी, उस जगह पर मेज का जो मक्का का पॉलन है उसको एक फॉसिल के रूप में खोजा गया था और उसी के आधार पे मक्का का सेंटर ऑफ ओरिजिन डिसाइड किया गया है। सीधे सीधे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मक्का की उत्पत्ति स्थान क्या है। साउथ ईस्ट एशिया है। तो साउथ ईस्ट एशिया तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि साउथ ईस्ट एशिया जो होता है ये किसका होता है, ये राइस का होता है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा यहाँ पर लिखा है एंडीज हाईलैंड ऑफ साउथ अमेरिका, यानी कि क्या कह रहा है, दक्षिण अमेरिका के एंडीज हाईलैंड और सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको, इसके अलावा इजिप्ट एंड सीरिया लिखा है। यहाँ पर आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो राइट ऑप्शन है उसको याद रखना कि सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको जो होता है ये मक्के का उत्पत्ति स्थान होता है और इसको अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। बस यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया गया था, क्वेश्चन की भाषा को चेंज करके। तो एग्जाम में बेटा इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वो भाषा चेंज कर देता है और काम कर देता है खराब, फिर हम दौड़ते रहते हैं कि यार ये क्या हो गया, कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि मैच लिस्ट यहाँ पर दी गई है मेज के ग्रेन के टाइप की, जैसे फ्लिंट कॉर्न है, डेंट कॉर्न है, स्वीट कॉर्न है, फ्लोर कॉर्न है। इसके अलावा यहाँ पर इनके साइंटिफिक नेम्स दिए गए हैं, एक एक करके इसको मिलाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, लिखा है जिया मेज सेकेराटा। क्या लिखा है, जिया मेज सेकेराटा लिखा है। तो आपको बेटा याद होना चाहिए कि जो सेकेराटा होता है सेकेरम ऑफिसिनेरम से मिलता जुलता है और सेकेरम ऑफिसिनेरम किसका होता है, गन्ने का होता है। तो सेकेराटा गन्ना, मीठा, इस तरीके से आप लगा सकते हो। तो स्वीट कॉर्न का ये बोटेनिकल नेम होता है। समझ गए? इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा यहाँ पर लिखा है जिया मेज एमाइलेशिया। तो ये जिया मेज जो एमाइलेशिया होता है इसको याद करना कि ये फ्लोर कॉर्न होता है जिससे हम आटा बनाते हैं। समझ गए? इसके अलावा जिया मेज इंड्यूराटा, जो जिया मेज इंड्यूराटा होता है इसको याद रखना कि जिया मेज इंड्यूराटा जो होता है ये फ्लिंट कॉर्न के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? फ्लिंट कॉर्न का ये नाम होता है जिया मेज इंड्यूराटा। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, जिया मेज इंडेंटाटा है। तो बेटा जो जिया मेज इंडेंटाटा है ये डेंट कॉर्न का है। जैसे यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये डेंट शब्द भी दिख रहा है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो कि डेंट से डेंट कॉर्न इंडेंटाटा हो जाएगा। अब इसको आप थोड़ा सा याद कर लेना कि यूएसए में जो सबसे ज्यादा हम ग्रो करते हैं वो कौन सा ग्रो करते हैं, डेंट कॉर्न को ही ग्रो किया जाता है। लगभग 55% जो एरिया है यूएसए का वहां पर इसको ग्रो किया जाता है। ठीक, इसके अलावा कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि यहाँ पर जो स्वीट कॉर्न है, स्वीट कॉर्न की हार्वेस्टिंग काफी ज्यादा होती है, मतलब काफी ज्यादा पहले कर ली जाती है जब इसके अंदर 70% मॉइस्चर रहता है, तभी इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। और इसके अलावा इसके अंदर 20% ड्राई मैटर का शुगर भी पाया जाता है। कितना? 20% ड्राई मैटर शुगर पाया जाता है। ड्राई मैटर शुगर इसके अंदर पाया जाता है। समझ गए?
तो ए किस पे जा रहा है, ए जा रहा है थर्ड पर, ए थर्ड पर यहाँ जा रहा है और ए थर्ड पर यहाँ जा रहा है, यानी बी भी गलत हो गया और ए भी गलत हो गया। बी किस पे जा रहा है बेटा, बी जा रहा है फोर्थ पर, तो बी यहाँ पर फोर्थ में चला गया, ये बी फर्स्ट पे जा रहा है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। अगला देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन मीज प्रोसेसिंग which specific industry heavily relies on the wet milling method, कह रहा है कि मक्का प्रसंस्करण में कौन सा विशिष्ट उद्योग वेट मिलिंग पद्धति पर अत्यधिक निर्भर करता है। ऑप्शन क्या क्या है, सबसे पहले दे रहा है ब्रेकफास्ट सीरियल मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि नाश्ते का अनाज जो होता है उसके निर्माण करने के लिए वेट मिलिंग मेथड का इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है। वेट मिलिंग का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि थोड़ा सा ये गीला रहता है, तभी इसको हम क्या कर देते हैं, तभी इसकी मिलिंग कर दी जाती है। मिलिंग करने का मतलब समझ रहे हो, इसको हम क्या कर देते हैं, पीस देते हैं। इसके अलावा क्या है, प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल स्टार्च एंड स्वीटनर्स, यानी कि औद्योगिक स्टार्च और मिठास का उत्पादन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एनिमल और पोल्ट्री फीड को खिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर ब्रेविंग एंड डिस्टिलिंग इंडस्ट्रीज के लिए, यानी कि शराब बनाने के लिए और डिस्टिलिंग उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि जो स्वीट कॉर्न होता है ये बहुत जल्दी हार्वेस्ट करा जाता है, जब इसके अंदर 70% मॉइस्चर होता है तभी इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसको मिठास के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि अब क्योंकि 70% मॉइस्चर है तो गीला तो होगा, वेट तो होगा ही, तो उसी से आप याद कर लेना कि यहाँ पर जो स्टार्च होता है, जो स्वीटन इंडस्ट्री होती है, यानी कि औद्योगिक स्टार्च और जो मिठास वाली चीजें बनानी होती है उसके लिए हम वेट मिलिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें बी होगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि यहाँ पर दिया गया है क्या, यहाँ पर दिया गया है ब्लैंकेट फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर हमारी कुछ फसलें दी गई हैं। ये कौन सी फसलें हैं, ये राइस की वेराइटीज हैं या फिर सीजन की कैटेगरीज दी गई हैं। और यहाँ पर रिकमेंडेड क्या दिया गया है, यहाँ पर रिकमेंडेड सूची दी गई है। यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है ये चीज, ये लिस्ट जो 2 है इसको यहाँ होना चाहिए था, उसको वहां होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत है, लेकिन यहाँ पर जो टेबल है टेबल में सही हो गया है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम इसको मैच करते हैं। कह रहा है कि जो हाइब्रिड राइस होता है, हाइब्रिड राइस को कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम देना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो बेटा याद रखना कि जो हाइब्रिड राइस होता है इसको हम देते हैं कितना, हाइब्रिड राइस को सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। तो 175 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम इसको पोटेशियम की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा इसके अलावा क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन, जो शॉर्ट ड्यूरेशन वाली होती है, तो क्योंकि बेटा ये शॉर्ट ड्यूरेशन वाली है तो इसको बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। 120:40:40 के अनुपात में अगर हम इसको फर्टिलाइजर दे देंगे तो इससे इसका काम चल जाएगा। इसके अलावा लो नाइट्रोजन रिस्पॉन्सिव जो कल्टीवर होता है, जो कि नाइट्रोजन डालने पर कम प्रतिक्रियाशील होता है, जैसे कुछ लोग होते नहीं है उनको कितना भी खिला दो लेकिन मोटे नहीं होते हैं, तो उस तरह का अगर कोई धान का पौधा है तो हम उसमें कितना डालेंगे। तो बेटा क्योंकि लो रिस्पॉन्सिव है तो हम ज्यादा डाल के भी क्या करेंगे, बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए हम थोड़ा ही डालेंगे। तो कितना डालेंगे, 75 किलोग्राम, 50 किलोग्राम और 50 किलोग्राम का रेशियो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो कावेरी डेल्टा में शॉर्ट ड्यूरेशन वाली जो फसलें ग्रो करी जाती हैं उनके लिए सीधी सीधी बात है कि 150, 50 और 50 के अनुपात में दिया जाएगा, क्योंकि केवल यही बच रहा है। समझ गए, बाकी और कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ए किस पे जा रहा है बेटा, ए जा रहा है फोर्थ पर, तो ए फोर्थ पर यहाँ जा रहा है और ए फोर्थ पर यहाँ जा रहा है, तो ये बी गलत हो गया और सी गलत हो गया। इसके अलावा देखते हैं बी किस पे जा रहा है, बी जा रहा है सेकंड पर, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक बात। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, Which of the following statement about maize grain type is incorrect, कह रहा है कि मक्का अनाज के प्रकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और तीनों स्टेटमेंट को पढ़ना है और पढ़ के बताना है कि गलत कौन सा है। ठीक, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, जो डेंट कॉर्न इंडस्ट्री है
इसका लगभग 95% जो प्रोडक्शन होता है वो अमेरिका में होता है। बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि डेंट कॉर्न की खेती अमेरिका में सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा क्या है, स्वीट कॉर्न इज हार्वेस्टेड एट 70% मॉइस्चर कंटेंट एंड कंटेन्स अबाउट 20% ड्राई मैटर शुगर। ये भी बिल्कुल सही है, अभी थोड़ी देर पहले इसको भी बताया था, तो ये दोनों बातें तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो गई। इसके अलावा क्या बोल रहा है, इसके अलावा यहाँ पर बोल रहा है फ्लिंट कॉर्न इज प्राइमरली composed of soft starch and mainly grown in the एंडीज हाईलैंड्स। तो ये बात जो कहा जा रहा है बेटा, ये बात गलत है, क्योंकि फ्लिंट कॉर्न की खेती इस जगह पर नहीं होती है, अपितु यहाँ पर फ्लोर कॉर्न की खेती होती है। किसकी, यहाँ पर फ्लोर कॉर्न, यानी कि वही जियामेज अमेलेसिया वाला एमाइलाइज एंजाइम इसके अंदर ज्यादा पाया जाता है, उसकी खेती यहाँ पर करी जाती है। समझ गए, तो ये वाली बात हो गई गलत, तो हमको गलत ही खोजना था, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हार्वेस्टिंग एंड मॉइस्चर लेवल ऑफ राइस, यानी कि धान की कटाई और नमी के स्तर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दिए गए हैं, विचार करेंगे और विचार करके पता करेंगे आखिर इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। सबसे पहले पढ़ते हैं क्या लिख रहा है, द क्रॉप इज रेडी फॉर हार्वेस्ट व्हेन 80% ऑफ द पेनिकल टर्न स्ट्रॉ येलो। कह रहा है कि जब 80% बालियां जो होती हैं और पुआल जो होता है उनका रंग कैसा हो जाता है, उनका रंग बदल जाता है, येलो हो जाता है, तब उसको हम हार्वेस्ट करते हैं। ये चीज बोला, येलो या फिर ब्राउन कलर का लगभग हो जाता है, तब इसको हम हार्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल सही है, जब तक 80% ये कलर इसका चेंज नहीं हो जाता, स्ट्रॉ कलर का नहीं हो जाता, तब तक हम इसको हार्वेस्ट नहीं करेंगे। समझ गए। इसके अलावा क्या कह रहा है, इसके अलावा स्प्रे 20% NaCl, यानी कि 20% नमक का घोल ए वीक बिफोर हार्वेस्ट डिलेज मैच्योरिटी टू एस्केप अर्ली मानसून रेन। कह रहा है कि कटाई के 1 सप्ताह पहले 20% नमक का छिड़काव करने से शुरुआती मानसूनी बारिश से बचने के लिए परिपक्वता में देरी होती है। ये बात कह रहा है, तो ये बात जो बेटा कह रहा है ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जब हम 20% साल्ट का सॉल्यूशन स्प्रे करते हैं तो इससे मैच्योरिटी जो होती है वो डिले नहीं होती है, अपितु इससे क्या हो जाता है, इससे स्पीड अप हो जाता है, मैच्योरिटी और पहले आ जाती है, 3-4 दिन पहले आती है, तो इसलिए ये बात हो जाएगी गलत। इसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर हमको फॉर सेफ लॉन्ग टर्म स्टोरेज द ग्रेन शुड बी ड्राइड टू ए 12% मॉइस्चर लेवल। जो धान होता है अगर इसको हमको लंबे समय तक स्टोर कर रखना है तो उसके लिए 12% मॉइस्चर से कम मॉइस्चर पर इसको स्टोर करके रखना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य बात है। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस वाले क्वेश्चन में ही क्या कहते हैं, अभी AGTA का जो एग्जाम हुआ था शायद 25 में हुआ था, तो 25 में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि गेहूं को स्टोर करेंगे तो 10% था या शायद 11% था, और जो धान है धान के लिए 12% था। तो वैसे 10 से 12% दोनों के लिए होता है, ऐसे हम लोगों ने पढ़ा भी था और पढ़ाया भी था। कुछ बच्चे वहां कंफ्यूज होके चले आए कि सर जी 10-12 आपने पढ़ाया था धान और गेहूं के लिए, अब वहां 10 और 12, 10 आ गया एक के लिए और 12 आ गया एक के लिए, अब किसको 10 लगाऊं किसको 12 लगाऊं। तो क्योंकि बेटा जो धान की फसल होती है वो खरीफ सीजन की फसल होती है, तो खरीफ सीजन की फसलों के अंदर मॉइस्चर थोड़ा सा ज्यादा होता है। गेहूं की फसल तो गर्मी में कटाई होती है, मार्च अप्रैल में, उस समय पर गर्मी पड़ रही होती है, मॉइस्चर वैसे ही खत्म रहता है। तो इस वजह से अगर स्टोर करके रखना है तो हम धान को थोड़ा सा ज्यादा स्टोरेज पर हम रख सकते हैं, ज्यादा मॉइस्चर पर, तो हम 12% उसको लगा देना था और 10-11% पे गेहूं को लगा देना। बाकी बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए कि सर जी इसमें क्या लगा के आते हैं, आपने 10-12 बता दिया था हमको, वहाँ ऐसे मिलेगा रेंज की समझ में नहीं आया। तो बेटा कई बार थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है, वहां पर कॉमन सेंस भी लगानी पड़ती है। तो कॉमन सेंस लगा के जिन बच्चों ने इसको सॉल्व किया था उनका सही हो गया था, बाकी सब आके हमसे कह रहे थे कि सर जी ये क्या कर दिया आपने, दोनों का आपने आंसर दिया था 10-12 और 10-12 वहां आ गया, तो समझ में नहीं आ रहा था कि गेहूं के लिए कौन सा 10 है
और कौन सा 12, 12 के लिए कौन सा लगाएं और 10 किसके लिए लगाएं, तो वहां पर मामला हो गया था गलत। फिलहाल यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हमको बताना है कि सही कौन सा है। तो एक तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही है और एक यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो पहला और तीसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए। 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। Which of the following statement regarding the management of problematic soil in rice cultivation is not true। कह रहा है कि चावल की खेती में समस्याग्रस्त मिट्टी जो होती है के प्रबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। हमको यहाँ पर गलत बताना है। बहुत बड़ा सा स्टेटमेंट है, लंबा सा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग वाला है। एक एक करके पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा सा करके पढ़ेंगे, नहीं तो काम हो जाएगा खराब। जब थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा अच्छा गलत कहाँ। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला कह रहा है इन सोडिक सॉइल जिप्सम शुड बी अप्लाइड एट 15% रिक्वायरमेंट। ये बात कह रहा है, बिल्कुल सही है। अगर सॉइल का पीएच कैसा हो, अगर सॉइल का पीएच 8.5 से ज्यादा हो, ठीक, कितना हो, मोर देन 8.5, तो उस कंडीशन में हम 50% जिप्सम का एप्लीकेशन कर देते हैं। ठीक, ये बात तो यहां तक सही है। द मिक्सचर ऑफ जिंक सल्फेट एंड सैंड शुड नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सॉइल। कह रहा है कि जो जिंक सल्फेट है और इसके अलावा जो सैंड है, इसको हमको मिट्टी में नहीं मिलाना चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी मिट्टी सोडिक है, उसमें जिंक की थोड़ी कमी है कि हम जिंक मिला दें, या फिर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऐसा थोड़ी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है तो उसमें हम सैंड मिला दें, ऐसी कोई चीज तो है नहीं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा का पूरा स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि फ्लफी पैडी सॉइल, यानी कि अगर कोई भुरभुरी मिट्टी है तो पासिंग ए 400 किलोग्राम स्टोन रोलर हेल्प कंपैक्ट द सॉइल एट ए वेरिएबल मॉइस्चर लेवल ऑफ 13 to 18%। बिल्कुल सही बात है। जैसे कई बार फ्लफी सॉइल हो जाती है, मिट्टी बहुत ज्यादा भुरभुरी हो जाती है, तो मैंने आप लोगों को कल वाला लेक्चर था, शायद मैंने पढ़ाया था, कल वाला या परसों वाला लेक्चर जो था, उसमें मैंने आपसे पूछा था कि जब हम धान की खेती करते हैं तो उसमें हम पडलिंग करते हैं। पडलिंग करने का काम, पडलिंग करने से आखिर होता क्या है, तो बेटा याद रखना कि जब हम पडलिंग कर लेते हैं तो जो पर्कुलेशन और इन्फिल्ट्रेशन है उसका रेट घट जाता है, यानी कि पानी जमीन के नीचे जल्दी नहीं जा पाएगा। तो जो फ्लफी सॉइल होती है इसमें मॉइस्चर को रोकने के लिए हम 400 किलोग्राम का स्टोन रोलर का इस्तेमाल करते हैं, बोले तो पाटा लगा देते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें भी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा देखते हैं इन एसिड सॉइल, अगर एसिड सॉइल है तो लाइम अप्लाई किया जाता है 2.5 टन पर हेक्टेयर बिफोर द लास्ट प्लामिंग बेस्ड ऑन द सॉइल एनालिसिस। बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो तीनों बिल्कुल सही है, तो चौथा अपने आप ही गलत होगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि इन सैलाइन सॉइल विथ हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड एक्स्ट्रा 50% डोज ऑफ नाइट्रोजन along with 75 किलोग्राम ऑफ जिंक सल्फेट इज स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड एट प्लांटिंग। ये बात जो कही जा रही है वो गलत कही जा रही है, क्योंकि अगर बेटा सैलाइन सॉइल होगी तो सैलाइन सॉइल की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो कितनी होती है, वो होती है बेटा मोर देन 4 DS पर मीटर होती है। समझ गए। इसके अलावा इसमें कहा जाता है कि 25% हमको नाइट्रोजन बढ़ाना है, ना कि 50%। तो 25% हमको बढ़ाना होता है, 50% नहीं बढ़ाना होता है। बाकी बेटा यहाँ पर जो जिंक सल्फेट लिखा, जिंक सल्फेट स्ट्रिक्टली कह रहा है रिकमेंड किया जाता है 75 किलोग्राम। ये बहुत ज्यादा, इतना नहीं रिकमेंड किया जाता है, मात्र और मात्र 37.5 किलोग्राम के आसपास, 35 से 37 किलोग्राम के आसपास केवल रिकमेंड किया जाता है। यहाँ पर तो 70 दिया गया था, बहुत ज्यादा था। समझ गए। तो लगभग लगभग दोनों को 2 गुना कर दिया गया था, इसलिए यहाँ पर बात गलत हो जाएगी। बाकी सैलाइन सॉइल होता है, इसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो मोर देन 4 होती है, ये बात बिल्कुल सही थी। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा गलत। समझ गए। हमको गलत ही खोजना था, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए बेटा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द
जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिस्टिक्स ऑफ राइस, कह रहा है चावल के भौगोलिक विवरण और आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है कि इंडिया रैंक फर्स्ट ग्लोबली इन टोटल राइस प्रोडक्शन फॉलोड बाय चाइना। ये बात जो कही जा रही है ये बात बेटा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि चाइना जो है वो पहले नंबर पर है और इंडिया दूसरे नंबर पर है। यहाँ बात उलट दी गई है, इसलिए यहाँ पर बात हो जाएगी खराब। इसके अलावा क्या कह रहा है, इजिप्ट होल्ड द फर्स्ट रैंक ग्लोबली इन टर्म ऑफ एवरेज यील्ड पर हेक्टेयर। ये बात जो कही जा रही है वो सही है, क्योंकि इजिप्ट का जो एरिया है 100% एरिया इजिप्ट का जो है वो इरीगेटेड है, और इसी वजह से यहाँ पर हम धान की खेती जब करते हैं तो धान की खेती में एवरेज यील्ड हमको सबसे ज्यादा देखने को मिल जाती है। समझ गए? अगली बात क्या कह रहा है, अगली बात कह रहा है कि इन इंडिया वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश हैव द हाईएस्ट राइस प्रोडक्शन। ये बात बिल्कुल सही है। हमको क्या करना था, हमको यहाँ पर करेक्ट खोजना था, हमने खोज लिया। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए? 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां जो क्वेश्चन है ये असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है कि द ट्रेडिशनल ट्रांसप्लांटेड राइस कॉन्टिन्यूअस इन्यूडेशन of 5 centimeter and above during booting and maturity stage leading to a significantly higher harvesting index। कह रहा है कि पारंपरिक रोपाई वाले चावल में जो बूटिंग वाला स्टेज होता है, जिसको गभोट कहते हैं, जब उसमें ढेर सारा क्या निकल रहा होता है, जब उसमें टिलरिंग के क्या कहते हैं उसको, बूटिंग, टिलरिंग और बूटिंग दोनों आसपास ही आते हैं, और गभोट और परिपक्वता अवस्था में दोनों के दौरान 5 सेंटीमीटर और इससे अधिक पानी का लगातार भराव एक महत्वपूर्ण रूप से हाई हार्वेस्टिंग इंडेक्स की ओर जाता है। ये बात जो कही जा रही है ये बात बिल्कुल गलत कही जा रही है। क्यों गलत कही जा रही है? क्योंकि जब बेटा इसमें कॉन्टिन्यूअस हैवी इनोडेशन हो जाता है, यानी कि 5 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा अगर पानी भरा रहता है लेट बूटिंग वाले और मैच्योरिटी वाले स्टेज में, तो इससे जो जड़ होती है, धान की जो जड़ें होती हैं, वो धान की जो जड़ें होती हैं वो सभी के सभी खराब होने लगती है। और इसके अलावा जो लीफ होता है, लीफ में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से हमारी यील्ड घट जाती है। तो हमको पुअर हार्वेस्ट प्राप्त होता है। क्या होता है? पुअर हार्वेस्टिंग, पुअर हार्वेस्टिंग हमको प्राप्त होता है। तो इसीलिए कभी भी जो बूटिंग वाला स्टेज है और टिलरिंग बूटिंग वाला स्टेज है और मैच्योरिटी वाला स्टेज है, इस समय पर पानी नहीं भराव होना चाहिए। अगर जल भराव की स्थिति है तो इससे यील्ड घटती है। तो ये बात तो हो गई हमारी, बात जो है असर्शन तो हो गया गलत। आगे बढ़ते हैं, रीजन देख लेते हैं। रीजन क्या कह रहा है, A shallow depth of water 2 cm at the time of transplanting is adequate and high depth reduces tillering। कह रहा है कि रोपाई के समय पर पानी की उथली गहराई 2 सेंटीमीटर पर्याप्त है, क्योंकि अधिक गहराई कल्ले निकलने को कम कर देते हैं। तो इसलिए ये बात हो जाएगी सही, रीजन सही हो जाएगा और असर्शन हो जाएगा गलत। रीजन ट्रू एंड असर्शन, रीजन ट्रू एंड असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू एंड असर्शन फॉल्स, ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि गोल्डन राइस वाज ओरिजिनली क्रिएटेड बाय डॉक्टर इनगो पोर्टिकस प्राइमरली ए कॉम्बैक्ट विटामिन ए डिफिशियंसी इन पुअर कंट्रीज। जो पुअर कंट्रीज हैं जहां पर विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए फल और सब्जियों का सेवन ज्यादा नहीं किया जा सकता, वहां पर धान की चावल खा कर लोग विटामिन ए की कमी को पूरा कर लें, इसके लिए डॉक्टर इंडोपोर्टिकस ने एक तरह का राइस बनाया था जिसको हम गोल्डन राइस बोलते हैं। तो ये बात जो कही जा रही है इस बात में 100% सत्यता है। पुअर कंट्रीज इसका इस्तेमाल करती हैं गोल्डन राइस का। समझ गए? गोल्डन राइस के अंदर विटामिन ए बढ़िया मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा क्या कह रहा है, इसके अलावा इन एडिशन टू प्रोवाइड बीटा कैरोटीन, बिल्कुल सही है, बीटा कैरोटीन मिलता है। पहले बीटा कैरोटीन ही रहता है और यही बीटा कैरोटीन आगे चलकर विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। गोल्डन राइस was also fortified with an increased iron content। ये बात जो कही जा रही है
ये भी बात बिल्कुल सही कही जा रही है। लेकिन अगर आप सोचो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर गोल्डन राइस किसने क्रिएट किया था और यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है, रीजन थोड़ी बता रहा है। यहाँ पर तो बेटा एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है, यहाँ पर ऐसा थोड़ी कहा जा, देखो यहाँ पर एक फैक्ट दे दिया गया कि गोल्डन राइस जो होता है इसको डॉक्टर इनगो पोर्टिकस के द्वारा डेवलप किया गया था, जिसके अंदर विटामिन ए ज्यादा पाया जाता है। अब क्यों डेवलप किया गया था ये चीज तो बताया नहीं जा रहा। अगर ये चीज बताया जाता, क्योंकि जो पुअर कंट्रीज हैं वहां पर लोगों के पास सब्जी और फल की व्यवस्था नहीं होती जिससे उससे वो विटामिन ए की कमी को पूरा कर ले जाएं, ये चीज तो यहाँ लिखी नहीं है, तो रीजन इसीलिए गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जो रीजन स्टेटमेंट के आधार पर दिया गया है वो तो बिल्कुल सही है, तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेवल एज असर्शन एंड अदर लेवल एज रीजन। ये असर्शन है और एक रीजन है। कह रहा है कि मेज हैज become a highly versatile economic crop used globally for staple human food, livestock feed and industrial fermentation। कह रहा है कि मक्का एक अत्यधिक बहुमुखी आर्थिक फसल बन गई है जिसका उपयोग विश्व स्तर पर मुख्य मानव भोजन, पशु चारा और इसके अलावा फर्मेंटेशन के लिए किया जाता है। इतनी चीजें कही जा रही हैं मक्के के लिए, और ये तीनों चीजें जो कही जा रही हैं वो बिल्कुल सही है। लगभग 35% जो आदमी के कंजम्पशन में यूज कर लिया जाता है जो मक्का होता है, इसको याद रखना कि 35% तो ये मानव के कंजम्पशन में यूज हो जाता है। इसके अलावा 25% एक इसमें कंज्यूम हो जाता है, 25% ये पाउल्ट्री में कंज्यूम हो जाता है, और इसके अलावा जो बचता है वो फर्मेंटेशन और डिस्टिलिंग इंडस्ट्री में यूज कर लिया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अगला क्या है, कह रहा है द ड्राई मिलिंग प्रोसेस ऑफ मेज इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल स्टार्च लाइक स्वीटनेस। ये ड्राई वाला थोड़ी था, ये तो वेट वाला था, ये बात हो गई गलत। यानी कि असर्शन सही है और रीजन क्या है, फॉल्स है। असर्शन ट्रू एंड रीजन फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्ले और क्ले लोम सॉइल इज कंसीडर्ड बेस्ट एंड मोस्ट सुइटेड फॉर राइस कल्टीवेशन। कह रहा है कि जो क्ले और क्ले लोम सॉइल होती है ये धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो क्ले सॉइल होती है और क्ले लोम सॉइल होती है इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्या इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है और धान को पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इस वजह से इसको हम यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसके अलावा क्या है, दीज सॉइल हैव एक्सीलेंट वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, उसी के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है। कैपेबल ऑफ होल्डिंग वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड व्हिच सस्टेन अ सेमी एक्वेटिक राइस क्रॉप अंडर सबमर्ज्ड कंडीशन। बिल्कुल सही है, तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन जो है असर्शन को कायदे से एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए होगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कई बच्चे इसको समझ नहीं पाते कि ऑप्शन ए लगेगा या बी लगेगा, यानी कि जो रीजन है ये असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। कई बच्चे इसको लेकर बड़े कंफ्यूज रहते हैं, तो बेटा मैंने कई बार बताया है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। अगर आप असर्शन और रीजन के बीच में क्योंकि लगा के पढ़ रहे हो और एक सही मीनिंग निकल रही है तो सही होगा। जैसे कि कह रहा है कि मिट्टी या क्ले लोम मिट्टी को चावल की खेती के लिए आदर्श और सबसे उपयुक्त माना जाता है क्योंकि इन मिट्टियों में जल प्रतिधारण क्षमता उत्कृष्ट होती है जो लंबे समय तक पानी को रोके रखने में सक्षम होती है, जो जलमग्न परिस्थितियों में अर्ध जलीय चावल की फसल को बनाए रखती है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि लगा के पढ़ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन निकल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस इज इनकरेक्टली मैच। सबसे पहले तो आपको ये समझना है बेटा कि जेनेटिकली जो मॉडिफाइड राइस होता है इसको अभी भारत में यूज नहीं किया जाता है। भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है केवल एक क्रॉप है। कौन सी क्रॉप? केवल एक क्रॉप है, और वो क्रॉप है कौन सी? वो क्रॉप है कपास। केवल कपास जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जो भारत में इस समय ग्रो करी जाती है। इसके अलावा भी जो मैंने आपको बताया था ना गोल्डन राइस वाला, भारत में गोल्डन राइस की वेराइटी एक डेवलप करी गई है
भारत में भी उसको डेवलप किया गया, ऐसा नहीं है, लेकिन वो वाली जो वैरायटी अभी मैं बता रहा था इंडोपोर्टिकस वाली, उस तरह की वैरायटी भारत में नहीं है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होती है। भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करके नहीं लाया गया है, इसको हम ब्रीडिंग के मेथड से लेके आए हैं। भारत में भी गोल्डन राइस की खेती होती है, उसके अंदर कह रहा है कि उसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है, भारत वाले भी गोल्डन राइस में पाया जाता है, लेकिन भारत में जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, इसको ब्रीडिंग के मेथड से डेवलप किया गया है। समझ पा रहे हो? जैसे एक होता है कि आपका हाथ नहीं बढ़ रहा है, तो आपका हाथ नहीं बढ़ रहा है तो हमने क्या किया, आपका हाथ काटा, बीच में कोशिकाएं भर दी और कोशिकाएं भर के हमने फिर से आपका हाथ जोड़ दिया, आपका हाथ लंबा हो गया। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका हमने आपके साथ साथ ऐसे करते गए कि आपकी आने वाली जो संतति है वो लंबी हो जाए, तो इस तरह से हमने किया। उसमें लंबा टाइम लगा लेकिन बन गया। बाकी डिटेल में आप जब वो पढ़ोगे जेनेटिक्स तो वहां पर समझ जाओगे, यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल में समझाएंगे तो समझा नहीं पाएंगे, मतलब दिक्कत हो जाएगी कि कैसे समझाया जाए। कुल मिला के जेनेटिक इंजीनियरिंग दूसरी चीज होती है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा कोई वैरायटी डेवलप करना, और जो हमारा ट्रेडिशनल जो वैरायटी डेवलप करने वाले मेथड होते हैं वो दूसरी चीजें होती हैं। समझ गए? दोनों बिल्कुल अलग अलग होता है यहाँ पर। हाँ, कई बार ऐसे भी होता है कि लोग ग्रो करते हैं, इलीगल तरीके से ग्रो किया जा सकता है, जैसे भारत सरकार उसका अभी ऑर्डर तो दे नहीं रही है। भारत में केवल कपास की फसल है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है और अप्रूव है, बाकी कोई अप्रूव नहीं है। समझ रहे हो? नहीं लाठी लेके खड़े हो जाओ, नहीं सर जी ये तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, कोई नहीं है अभी भारत में, कोई नई फसल ग्रो करी जाती है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो गोल्डन राइस होता है बीटा कैरोटीन प्रिसर्सर, यानी कि बीटा कैरोटीन अग्रदूत होता है। बिल्कुल सही है, गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन बनता है और यही बीटा कैरोटीन आगे चलकर विटामिन ए बनता है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है? बीटी राइस। बीटी राइस जो होता है ये ग्लाइफोसेट के प्रति टॉलरेंट होता है। ये बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि बेटा जो ये बीटी राइस होता है ये इसके अंदर एक तरह का कराइल क्या कहते हैं उसको, कराई आई ए नाम है शायद उसका, कराई आई ए नाम का एक जीन पाया जाता है जो कि बैसिलस थ्रोनजेंसिस जो होता है ना, एक तरीके का पेस्ट होता है बैसिलस थ्रोनजेंसिस, उसके प्रति ये रेजिस्टेंट होता है, ना कि ग्लाइफोसेट के प्रति। तो ये बी गलत हो जाएगा, हमको गलत खोजना था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके अलावा क्या कह रहा है? इसके अलावा बोल रहा है लिबर्टी लिंक जो है, लिबर्टी लिंक बायर का एक हर्बिसाइड रेजिस्टेंट हर्बिसाइड रेजिस्टेंट राइस है, ये बात बोला जा रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा राउंड अप रेडी राइस, यानी कि रेजिस्टेंट टू ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड, जो राउंड अप आता है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और धान की फसल जो होती है इसमें इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गलत केवल हमारा बी वाला ऑप्शन था। अगला देखते हैं क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग सीड ट्रीटमेंट एंड न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन इन राइस इज करेक्टली मैच। कह रहा है कि चावल में बीज उपचार और पोषक तत्वों के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सम्मिलित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमको बताना है कायदे से पढ़ के कि सीड ट्रीटमेंट और न्यूट्रिएंट्स एप्लीकेशन जब हम राइस में करते हैं तो उससे रिलेटेड यहाँ पर 4 स्टेटमेंट में से कौन से सही हैं, एक एक करके देख लेते हैं। कह रहा है कि कोल तार ट्रीटेड यूरिया, जो कोल तार ट्रीटेड यूरिया है, कह रहा है कि यूज एज ए फोलियर स्प्रे ड्यूरिंग द बूटिंग स्टेज। ये बात जो कही जा रही है कि जो कोल तार से उपचारित जो यूरिया होता है इसको फोलियर स्प्रे के तौर पर बूटिंग स्टेज में हम इसका छिड़काव कर सकते हैं, और ये चीज जो यहाँ पर कहा जा रहा है ये चीज बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि इसको हम फोलियर स्प्रे में नहीं यूज करते, अपितु इसको हम बेसल रूप में यूज करते हैं। समझ गए? हम मिट्टी में मिलाते हैं ट्रांसप्लांटिंग के टाइम पर, ये बात हो गई गलत। अजोला कह रहा है कि अजोला जो होता है डुअल क्रॉप इनोकुलेटेड एट 3 to 5 डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग एंड इनकॉर्पोरेटेड ड्यूरिंग वीडिंग। ये बात जो कही जा रही है बिल्कुल सही कही जा रही है। कह रहा है कि अजोला जो होता है डुअल क्रॉप 3 से 5 दिन ट्रांसप्लांटिंग के बाद में
और इसके बाद जब हम इसकी वीडिंग करते हैं तब डालना चाहिए। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये यहाँ पर सही है, हमको करेक्ट ही खोजना था, हमने खोज लिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, फोलियर न्यूट्रिशन, यानी कि अगर हमको स्प्रे करके कोई न्यूट्रिएंट देना है तो 5% यूरिया 10% डीएपी स्प्रे किया जाता है टिलरिंग स्टेज में। ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि हम 5% यूरिया नहीं देते हैं, हम 1% यूरिया देते हैं और 10% डीएपी नहीं देते हैं, केवल और केवल 2% डीएपी देते हैं। और इसके अलावा 1% हम इसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड भी देते हैं, जिसको हम KCl बोलते हैं। इसका हम छिड़काव यहाँ पर करते हैं। बाकी 5 और 10% करोगे तो पत्तियां ही जल जाएंगी, तो ये भी बात हो जाएगी गलत। इसके अलावा क्या कह रहा है, इसके अलावा बोल रहा है कि जो यहाँ पर फंगीसाइड हैं और इसके अलावा जो बायोकेमिकल एजेंट्स हैं वो हाईली कंपेटेबल एंड मिक्स टुगेदर। अगर कभी भी बायो कंट्रोल एजेंट को और फंगीसाइड को एक साथ मिलाओगे तो फंगीसाइड बायो कंट्रोल एजेंट को ही मार देगा, तो इसको एक साथ कैसे मिलाओगे, बिल्कुल नहीं मिला सकते, काम खराब हो जाएगा। ये इनकम्पेटेबल होते हैं, दोनों को एक साथ नहीं मिलाया जा सकता, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। समझ गए, हमको सही खोजना था, हमने खोज लिया। ऑप्शन नंबर जो भी होगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 19वां देखते हैं क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर रिगार्डिंग राइस कल्टीवेशन इज इनकरेक्टली मैच। यहाँ पर गलत खोजना है, कह रहा है कि LCC नाइट्रोजन मैनेजमेंट ऑब्जर्व टाइम। LCC नाइट्रोजन जो प्रबंधन होता है इसका अवलोकन टाइम क्या होता है, 4 से 6 बजे होता है, ये चीज यहाँ पर कहा जा रहा है, और सुबह का 4 से 6 होता है। ये बात जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर LCC होता क्या है। LCC होता है बेटा लीफ कलर चार्ट। ये एक तरह का चार्ट होता है जिसकी मदद से हम ये पता लगाते हैं कि पत्ती का कलर कैसा है, और इस पत्ती के कलर में अगर हमें नाइट्रोजन की कोई कमी दिख रही है तो उससे हम नाइट्रोजन की कमी को दूर करते हैं। जैसे जब नाइट्रोजन की कमी होती है तो पत्तियां धीरे धीरे हरे से पीले की तरफ बढ़ती हैं, तो उनका कई शेड होता है, हरे के कई शेड होते हैं। जैसे एक बहुत गाढ़ा हरा होता है, फिर धीरे धीरे वो पीले की तरफ बढ़ता है। तो लीफ कलर चार्ट की मदद से हम पता करते हैं कि नाइट्रोजन कितना देना है, इमीडिएटली पता चल जाता है कि कितना नाइट्रोजन देना है। तो कह रहा है कि ये चीज पता करने के लिए सुबह 4 से 6 बजे का टाइम सबसे अप्रोप्रिएट होता है। ये बिल्कुल गलत, शाम के 4 से 6 बजे का टाइम बिल्कुल अप्रोप्रिएट होता है। ये बात गलत हो जाएगी। ये गलत इस वजह से हो जाएगी क्योंकि बेटा सुबह का टाइम होता है ना, सुबह का 8 से 10 बजे वाला जो टाइम होता है, इस समय पर हमको कलर देखना चाहिए पत्तियों का। इसके अलावा क्या है, तो ये बात हो गई क्या, ये हो गई गलत, और हमको क्या करना था, गलत ही खोजना था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो गलत हो जाएगा, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। ट्रांसप्लांटिंग जो हाइब्रिड राइस होती है इसकी स्पेसिंग 20x10 रखी जाती है। CRI की ट्रांसप्लांटिंग अगर हमको करना है तो इसकी सेलो प्लांटिंग करते हैं, 3 सेंटीमीटर गहराई पर करते हैं, ज्यादा गहराई पर नहीं डालते, नहीं तो फिर इसकी टिलरिंग होगी नहीं, सीड रेट वैसे ही कम है इसका। मॉइस्चर लेवल ऑफ ग्रेन स्टोरेज 12% होना चाहिए, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखते हैं क्या कह रहा है, इन द लीफ कलर चार्ट बेस्ड नाइट्रोजन मैनेजमेंट फॉर राइस व्हाट इज द क्रिटिकल लीफ कलर चार्ट वैल्यू फॉर लो नाइट्रोजन रिस्पॉन्स कल्चर लाइक व्हाइट पोनी। चावल के लिए लीफ कलर चार्ट आधारित नाइट्रोजन प्रबंधन में व्हाइट पोनी जैसी कम नाइट्रोजन प्रक्रिया वाली किस्मों के लिए महत्वपूर्ण लीफ कलर चार्ट का मान क्या है। तो इसको याद रखना कि इसमें 3 अगर लीफ कलर का जो चार्ट है उसका मान इसके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होता है। समझ गए बेटा यहां तक बात। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके जो सवाल हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ। आपके जो भी सवाल होंगे मैं सबका जवाब देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं केवल एक आधी क्वेश्चन पढ़ता हूँ, कमेंट पढ़ता हूँ। सभी क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से पढ़ा जाता है, उसका प्रॉपर जवाब दिया जाता है, आपकी जो समस्याएं होती है उसका समाधान किया जाता है। बाकी अगर आप हमारा अल्टीमेट एग्रीकल्चर का पेड बैच खरीदना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां पर आपको एक वीडियो मिलेगी, वीडियो को कायदे से देख लीजिए, इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, और अगर आपको परचेज करके प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करना है तो आप कर सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।